बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने द सेल द चैप्टर नंबर 4 जो था वो ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और इसका नाम है द वैरायटी ऑफ लाइफ। और ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसका जो सीक्वेंस है वो है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी का मतलब है एनॉर्मस, यानी कि इकसाम। तो लाइफ की बहुत सी इकसाम, जैसे कि आप लोग इस दुनिया को देखते हैं, तो अगर आप सिर्फ प्लांट्स को ही देखना शुरू कर दें तो आपको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट इकसाम के, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइज़ के प्लांट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एनिमल्स की अगर आप बात करें तो ये तो दो मेजर चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके आपको बेशुमार किस्म की उनके अशकाल में, उनके चलने का मेथड, उनके साइज़, उनका स्ट्रक्चर, हर चीज़ आपको उनके अंदर डिफरेंट मिलेगी। तो प्लांट भी मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे, एनिमल्स भी। तो ये हमारी दुनिया जो है इट इज़ रिच ऑफ लाइफ। तो ये जो है ज़िंदगी से भरपूर है और इसी को ही हम लोग इसी चैप्टर में हम कंक्लूड करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर। अब वैरायटी ऑफ लाइफ जो है, जैसे मैंने कहा कि रिच इन लाइफ होना, ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम होना। अभी तक अगर हम सिर्फ दो चीज़ों को अगर हम कैटेगराइज कर लें, एनिमल्स को और स्पीशी को, तो दुनिया में हमें जो एनिमल्स की स्पीशी मिली हैं वो है 1.5 मिलियन और प्लांट की जो स्पीशी अभी तक जो डिस्कवर हुई हैं वो है 0.5 मिलियन, यानी 5 लाख, और एनिमल्स की हैं 15 लाख। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर हम इन दोनों को ही अगर हम प्लस कर लें, जमा कर लें, तो ये 2 मिलियंस यानी 20 लाख बन जाते हैं। और आपने नहीं भूलना कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बैक्टीरिया हैं हमारे पास, फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, ये सिर्फ 2 मिलियन जो हैं ये बनते हैं, यानी 20 लाख। अब जब साइंसदानों के पास इतना कुछ आता है तो फिर वो उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको स्टडी करना, कैटेगराइज करना उनको आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग घर के अंदर देखें तो घर के अंदर आपको बेशुमार अलमारियाँ नज़र आ जाएंगी, किताबों की अलमारी नज़र आ जाएगी, बर्तनों की अलमारी नज़र आ जाएगी, कपड़ों की अलमारी नज़र आ जाएगी। तो क्या ही फ़ायदा हो अगर हम अपना ख़र्चा बचा लें और एक ही अलमारी बना लें, उसी में ही किताबें रख लें, उसी में ही कपड़े रख लें, उसी में ही बर्तन रख लें। तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी कोई कैटेगरी है? लेकिन क्या होगा, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। हमें लेने कुछ जाएंगे तो मिलना कुछ शुरू हो जाएगा और हम लोगों को चीज़ें जो हैं उसमें उलझती चली जाएंगी। तो इसी तरह जानवरों को, पौधों को, दूसरे जानदारों को पढ़ने के लिए हम लोगों को उनको कैटेगराइज करना पड़ता है ताकि हमें पता हो कि हम किस को पढ़ रहे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कपड़ों वाली अलमारी में हमें पता होता है कि इसमें कपड़े ही मिलेंगे, ठीक है ना। हमें बर्तनों वाली अलमारी में जाने के लिए हमें पता है कि यहाँ बर्तन ही मिलेंगे, तो हमें इजी हो जाता है। इसी तरह स्टडी करने के लिए भी इन जानदारों को क्लासीफाई करना ज़रूरी है। तो यही वो बात करना चाह रहे हैं कि जब इतनी ह्यूज आपके पास डाइवर्सिटी होती है तो उसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? टू डील विद सच अ लार्ज कलेक्शन वी नीड सम सिस्टम टू क्लासीफाई दैम। तो हम इन सबको इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। इनको स्टडी करने के लिए, इनकी खूबियाँ जानने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए, इनके आबाओ अजदाद कौन थे, ये कैसे बने, हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ता है ताकि हम इनको स्टडी कर सकें, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इनको स्टडी करने की? एक तो ये है कि हम दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनको कलर्स की बुनियाद पे क्लासीफाई कर दें, उनको हाइट की बुनियाद पे क्लासीफाई कर दें या किसी और करैक्टर की बुनियाद पे क्लासीफाई कर दें। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस होगी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग क्लास 11 में बैठे हैं। क्लास 11 में आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कलर की बुनियाद पे बिठाना शुरू कर दूं या आपको हाइट की बुनियाद पे बिठाना शुरू कर दूं, जी आपका हाइट इतनी है तो आप 10 क्लास में होंगे, आपकी हाइट इतनी है तो आप 9th क्लास में होंगे, ठीक है, आपकी हाइट बहुत बड़ी है तो आपको FA या FSC करने की ज़रूरत नहीं है, आप MSc में चले जाएं। नहीं, इसके लिए क्या है कि हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है कलर की बुनियाद पे, यानी रंग की बुनियाद पे, हाइट की बुनियाद पे, हो सकता है दुनिया में 2 मुख्तलिफ पौधे हों, उनका कलर सेम हो लेकिन वो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट प्लांट्स हों। हो सकता है 2 दुनिया के डिफरेंट पौधे हों
जिनका साइज़ या उनकी हाइट सेम हो, लेकिन एक आम का पौधा हो, एक जो है वो जो है मैंगो का हो या ऑरेंज का हो, तो ये मीनिंगलेस चीज़ें हैं। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको हम लोग क्लासीफाई की बेस नहीं बना सकते। तो हम लोग भी यहाँ पे यही लिखेंगे कि डिसएडवांटेज में कि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डू नॉट प्रोवाइड द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। इसमें हमें ठीक है दोनों की हाइट सेम है, लेकिन बाकी क्या सिमिलैरिटी बताएंगे उसके अंदर कि एक जो है वो सेब पैदा कर रहा है और एक आम पैदा कर रहा है, ये पॉसिबल सिमिलैरिटी है। तो ये तो नहीं होगा ना। तो क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, जिसकी बुनियादें सेम हों, जिनकी क्वालिटीज़ सेम हों, तो उस बेस पे जो है क्वालिफिकेशन जो है उसकी होती है, तब वो उसको हम क्लासीफाई करते हैं। फिर एक और चीज़ हमारे सामने आती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हमने साइंस में देखा, साइंसदान ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई पानी से। पानी में सबसे पहले बैक्टीरिया बना, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक था। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक बने, यूकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर सिंपल जो थे, मतलब एक सेल वाले, यूग्लिना, पैरामेशियम। फिर साइंस कहती है कि उनसे आगे सिंपल मल्टी सेलुलर बने यूकैरियोटिक, फिर मल्टी सेलुलर बने, करते करते फ़िश बन गई, फ़िश से एम्फीबियंस फ्रॉग्स वगैरह बन गए, फिर रेप्टाइल्स बन गए, फिर रेप्टाइल से बर्ड्स भी बनी और रेप्टाइल से जो थे दूसरे कॉर्डेट्स जो है मैमल्स वगैरह भी बने। तो कहने का मकसद ये है कि देखा जाए तो हम तमाम के तमाम ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन एनदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम में सिमिलरिटी है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ ये दो जानवरों को देख लें, स्पैरो को देख लें और पिजन को देख लें, काफ़ी हद तक इनमें सिमिलरिटी है। जैसे दोनों उड़ सकते हैं, दोनों के जो है स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मिलता है, दोनों के विंग्स हैं, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इंसेक्ट्स को देख लें, इंसेक्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पैरो और पिजन आपस में मिलते हैं तो इससे मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं इनके आबाओ अजदाद भी एक रहे होंगे, ठीक है, यानी दोनों कहीं एक ही ऑफ शूट से निकले हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, जैसे आप लोग बिल्ली को और शेर को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी साइंटिफिक वजूहात निकालते हैं। और साइंटिफिक वजूहात में हम लोग क्या निकालते हैं, ये देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्लासीफाई करने लगे हैं, क्या वो शक्ल में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फॉर्म और स्ट्रक्चर, तब तो ठीक है। कपड़े अगर मिलते हैं एक दूसरे, तो ये भी कपड़ा है वो भी कपड़ा, तो यही अलमारी में डाल दो ना। इसी तरह होमोलॉगीज में क्या होगा, स्ट्रक्चर में सेम होना, ठीक है, होमो मीन सेम, फंक्शन में डिफरेंट होना, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं स्पैरो और पिजन दोनों के पास विंग्स हैं, ठीक है, दोनों के पास, तो स्ट्रक्चर में क्या होना, सेम होना, लेकिन फंक्शंस में क्या होना, तो डिफरेंट होना। तो स्ट्रक्चर यानी अकॉर्डिंग टू जो है वो उसमें आप बता देंगे कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, हम देखते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है क्या होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन सेम तरह के चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, एक आपके सामने ज़िंदा चीज़ है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा एक और चीज़ भी आपको सब्ज़ रंग की नज़र आ रही है वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनका कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से ताल्लुक़ बनता है, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। उसके बाद साइटोलॉजी, उनके हम सेल्स को स्टडी करते हैं, भाई सेल वॉल है, दोनों के दरमियान में सेल वॉल है, अच्छा, दोनों के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है, अच्छा, तो यार तो इनको फिर एक ग्रुप में क्यों नहीं कर देते हम लोग, ठीक है। जेनेटिक्स, तो उनके हम लोग जीन्स के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप लेवल। अब होता क्या है कि अब हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं पहले तो हम लार्जर लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो लार्जर लेवल हम आगे देखेंगे। जैसे कुछ दुनिया में कुछ जानवर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। कुछ ऐसे हैं जिनको हम जो कहते हैं कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उसको हम किस में ले जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में। तो दो ग्रुप्स हमने बना लिए।
तो करते करते हम पहले लार्ज ग्रुप बनाते हैं। हम पहले क्या किया था, हमने एक प्लांट्स बना दिए थे, फिर हमने एनिमल्स बना लिए थे। ये अर्ली क्लासिफिकेशन की बात बता रहा हूँ। फिर करते 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 हम लोग नीचे स्पीशी तक आते हैं, तो अप टू स्पीशी लेवल तक हमने पहुँचना होता है। अब स्पीशी क्या है? अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। ये एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन, कुदरती आबादी का हिस्सा है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैमसेल्व्स, जो आपस में पेयर बना सकें, जो आपस में कपल बना सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें, और आगे उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो, आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हों, उनकी आगे नस्ल चले। लेकिन ऑफस्प्रिंग्स भी कौन से हों? फर्टाइल होने चाहिए। अगर वो दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो अगर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके आगे ऑफस्प्रिंग फर्टाइल यानी उनके भी आगे नस्ल चल सकती हो, तो वो जो दो मिलने वाले इंटरब्रीड करने वाले जानदार थे, उनको आप एक स्पीशी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको 10th क्लास याद हो, आपने क्रॉस किया था उसके अंदर डोंकी और हॉर्स के दरमियान, ठीक है, यानी मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में आ जाएगा। तो इन दोनों में, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या इन्होंने किया? इन्होंने इंटरब्रीड किया। अब इंटरब्रीड करने के बाद पहली कंडीशन स्पीशी की हो गई। स्पीशी की पहली कंडीशन क्या थी? कि वो इंटरब्रीड कर सके, तो कर लिया जी इंटरब्रीड। फिर बाद में ये क्या प्रोड्यूस कर सकें? ऑफस्प्रिंग। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि इनके आगे नस्ल भी चल पड़ी जी, ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर आपको याद हो, इनका जो ऑफस्प्रिंग हमेशा होता है वो क्या होता है? वो म्यूल होता है, यानी ये इनफर्टाइल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन जो कैटेगरीज थी, तीन जो शरायत थी स्पीशी होने वाली, वो पूरी ना हो सकी। पहली शर्त पूरी हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, इंटरब्रीडिंग हो गई, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो थे वो फर्टाइल नहीं थे बल्कि इनफर्टाइल थे। तो स्पीशी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? कि वो इंटरब्रीड कर सके, उनके ऑफस्प्रिंग हो, लेकिन कौन से हों? फर्टाइल हों, एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और वो दूसरों के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों, दूसरों के साथ वो पेयरिंग रिप्रोडक्शन ना कर सकें। तो वही चीज़ जो है वो स्पीशी कहलाएगी। अब स्पीशी की डेफिनेशन तो हमने बना ली। अगली प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों ने फिर एक मसले में पड़ गए। हम लोग के डिसएडवांटेज में क्या आ गया कि इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी हेल्ड एज अ क्राइटेरियन। अब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर जानदार जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। दुनिया में बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो एसेक्सुअली के लिए कम से कम अब वो तो नहीं कर सकेंगे स्पीशी वाली डेप्थ, तो इसके लिए हमें कोई डिफरेंट क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ताकि हम स्पीशी को जज कर सकें। तो स्पीशी होती क्या है? स्पीशी जनाब एक इट्स ओन स्ट्रक्चरल, उसकी एक अपनी हैसियत होती है, उसका एक अपना रवैया होता है, और उसका माहौलियाती अपना एक जो है करैक्टरिस्टिक्स। जैसे प्लांट्स की बात ले लेते हैं, प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली ग्रीन कलर के, ठीक है, उनका अपना एक रवैया है, वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनका इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। तो इनका हर एक स्पीशी जो है, जो हम आगे देखेंगे, उसका अपनी एक खसूसियत दुनिया के अंदर होती है। तो स्पीशी इज़ द इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स। जैसे मैंने आपको बताया लाइफ स्टार्ट हुई थी बैक्टीरिया से, तो जितने भी दुनिया में आपको आज न्यू स्पीशीज़ नज़र आती हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है वो कहीं ना कहीं से एवोल्यूट होके आई है। ये नहीं है कि अचानक ही दुनिया में प्लांट आ गए, अचानक ही भैंस आ गई, अचानक ही बकरी आ गई, ऐसा नहीं। एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से बनते 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 ये डिफरेंट होते चले गए। ये आपका MCQ होगा, स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका MCQ होगा बोर्ड के एग्ज़ाम में कि क्लासिफिकेशन की बुनियादी जो इकाई है वो है स्पीशी। तो नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर कैटेगरी देन द वन बिलो इट, यानी इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि जानदार जो हैं उनको हम हायर कैटेगरी से क्लासीफाई करना शुरू करेंगे, और उसके लोअर लेवल पे, फिर लोअर लेवल पे आते हुए स्पीशी लेवल तक हम लोग आ जाएंगे, ठीक होगी बात। तो इसके अंदर क्या होगा कि जिस तरह हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे, तो जितने जितने हम नीचे को आते जाएंगे उतने ही हम लोग स्पेसिफिक होते चले जाएंगे, और जितने हम ऊपर को जाएंगे उतने ही हम लोग जर्नल होते चले जाएंगे। मिसाल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न,
जिसको आप मकई भी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब हमारे सामने फिर वही दो कैटेगरीज आ गई। मकई क्या है? मकई एक पौधा है। क्यों कह दिया इसको पौधा? इसलिए कह दिया कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो हमने इसको कह दिया कि ये किंगडम प्लांटी में आ गया। यानी जितने भी किंगडम है हमने माइनस कर दिए। किंगडम प्लांटी में से हमने एनिमेलिया माइनस कर दिया, प्रोटिस्टा माइनस कर दिया, फंजाई माइनस कर दिया, तो 4 हमने फाइलम माइनस किंगडम्स जो हैं वो माइनस कर दिए। तो किस में आ गए? प्लांटी में। हम देखें जर्नल हो गए, हम जर्नल से स्पेसिफिक होना शुरू हो जाएंगे। अब ये पहली स्पेसिफिकेशन क्या आ गई? प्लांटी। बाकी सारे माइनस कर दिए क्योंकि वो इसमें नहीं आ सकते। फिर डिवीज़न और फाइलम। फाइलम जो है हम आमतौर पे एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। डिवीज़न जो वर्ड्स होता है हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, या प्रोटिस्टा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एनिमल होता तो यहाँ फाइलम यूज़ करते। तो ये क्या है जी? एंथोफाइटा। एंथोफाइटा का क्या मतलब है? फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब हमने कौन से माइनस कर दिए होंगे प्लांट्स? उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है माइनस कर दिए। ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा क्या होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। इसका मतलब है कौन से प्लांट्स हमने इसमें डिस्कस नहीं किए। अब माइनस कौन से प्लांट कर जो कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। उसके बाद क्लास एंजियोस्पर्मी। अब एंजियोस्पर्मी क्या होते हैं? जिनमें फ्रूट भी लगता है, जिसमें फ्लावर भी लगते हैं, जिसमें सीड भी लगता है। ठीक है ना, तो हमने कौन से माइनस कर दिए? हमने जिम्नोस्पर्मी, जिनमें सिर्फ सीड लगता है, फ्लावर और जो फ्रूट है वो नहीं लगता। फिर हम आ गए इसके अंदर ऑर्डर में, पोएल्स के अंदर आ गए। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मोनोकॉट्स। ठीक है, मोनोकॉट्स यानी आपने फिर कौन से माइनस कर दिए? डाइकॉट्स। तो इसमें सिर्फ मोनोकॉट ही आएंगे इसके अंदर, हम जो इस क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं। फैमिली जो है ये है पोएसी। पोएसी का मतलब है ग्रास फैमिली, ये घास का ख़ानदान है। मोनोकॉट जो हुए लंबे पत्ते, पतले पत्ते, चौड़े पत्ते इसमें नहीं होते, ये घास की जो ख़ानदान है ये इसमें आ जाएगा फैमिली। जो आप उसमें से माइनस करते जा रहे हैं वो चीज़ें जो कि आपकी इस क्लासिफिकेशन में फ़िट नहीं आती। फिर उसके बाद आ जाता है जी। जी जो है इसके बारे में कहीं लिखा हुआ है कि ग्रीक वर्ड से वर्ड आया है जी, यानी जितनी भी दानेदार ग्रेन, दानेदार फसलें हैं। ठीक है ना, जैसे चावल है, जैसे मकई ये इटसेल्फ है, बाजरा है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं दानेदार फसलें, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जी। और उसके बाद स्पीशी। स्पीशी क्या है? मेज़। ये कोई ख़ास करैक्टरिस्टिक था, ये एक टाइनियो ज़ुबान से आया है मेज़। इसका किसी ज़माने में मतलब लिया जाता था लाइफ गिविंग। लाइफ गिविंग से मुराद ये है कि ये बहुत हेल्थ के इश्यूज़ में बीमारियां दूर करने के लिए इसको एक बहुत मिरेकल समझा जाता था इस क्रॉप को, तो इसी वजह से इसका नाम मेज़ पड़ गया। तो यानी अल्टीमेटली फिर जो हमारे पास आखिरी जो 2 चीज़ें आ गई, एक जीनस नेम आ गया और एक स्पीशी नेम आ गया, तो इसको आप कहेंगे जी मेज़। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। आई होप दैट you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.